हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 0th लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले दिमाग में आएगा सर 0th लेक्चर क्या है। तो यार आज का जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं ये बेसिकली आपके लिए सेट ऑफ रूल या कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करेगा यदि आप हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट के यूजर हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आपको एक पहले से लेआउट दे दूं कि वीडियो पढ़ने से पहले, सीखने से पहले आपके दिमाग में सेट ऑफ माइंड फ्रेम हो कि आप किस तरीके से वीडियो को पढ़ें सच दैट आप वहां ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएं, चाहे वो नॉलेज के टर्म्स में हो चाहे वो मार्क्स के टर्म्स में हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर मैंने टॉप में लिखा है तो बच्चों के दिमाग में ये आएगा कौन सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई एम कन्फाइनिंग माई सेल्फ टिल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। दैट मीन्स दिस वीडियो इज इक्वली वैलिड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। अगर मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इज समवेयर 10 to 13 मार्क्स। मोरओवर ये बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में कुछ 2 से 3 मार्क्स ज्यादा है। रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो गेट इलेक्ट्रिकल और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहा है वो कुछ नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कैलकुलस। इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो वहां वेक्टर कैलकुलस के प्रॉब्लम टफ भी दिखेंगे इन कंपेयर विद द रिमेनिंग ब्रांचेस और ज्यादा भी दिखेंगे। तो वेटेज इन जनरल बढ़ जाता है। पहला चीज क्या हुआ, वेक्टर कैलकुलस। और दूसरा चीज हुआ एप्टीट्यूड में हर एक 2 साल में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो मैं कवर करूंगा एज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो अगर आप सबको लमसम ऐड कर लो तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 10 से 13 मार्क्स के बीच में ही होता है। ये एक्सीड करेगा, कभी लोअर साइड में नहीं जाएगा। एंड व्हाट आई एम सेइंग, आई एम कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, marks is in between 10 to 13 marks, and moreover in 10 to 13 marks I have also taken the part of permutation and combination which is being asked in a part of aptitude. Moreover आप मेरे वीडियो को पढ़ेंगे तो गेट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तो थॉरोली कवर होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ कई ऐसे एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स इनके पार्ट रहे हैं, लाइक इसरो, डीआरडीओ, बीएचईएल, ईएससी। वहां भी गेट का सिलेबस फॉर द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी सेम एज द सिलेबस ऑफ द गेट। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, मेरे प्रोडक्ट को आप अच्छे से अगर क्या कर लेते हैं, एनालिसिस और स्टडी कर लेते हैं, सो बाय डिफॉल्ट सबके सब कवर हो रहे हैं, चाहे वो गेट ईएससी हो, गेट ईसी या ईई हो, ईएससी हो, डीआरडीओ, इसरो, बीएचए। चले पहला पार्ट तो ओवर हुआ। अब बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर आपके वीडियो का प्रारूप क्या होगा, लाइक कितने घंटे का होगा, कितने सेगमेंट में आपने बांटा है, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन से टॉपिक पे फोकस ज्यादा होगा, हमको कैसे स्टडी करना है। सर कायदे से कल के दिन मुझे प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो पढ़ा दोगे, मुझे तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लेने के बाद मुझे कोई टेस्ट सीरीज नाम की कोई चीज मिलेगी क्या, जिससे मैं ये चेक कर पाऊं कि मैंने जो प्रिपरेशन किया है इट्स अप टू मार्क है या नहीं। तो इन सब क्वेरीज को मैं पॉइंट बाय पॉइंट क्या कर रहा हूं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। तो सबसे पहला चीज देखोगे ड्यूरेशन। तो आप ये मान के चलेंगे हमारा जो मैथ्स का ये पैकेज है इसमें लगभग हमारे 70 घंटे की क्या है लेक्चर है, वीडियो क्लास है। 70 घंटे की क्या है वीडियो क्लास, ठीक। मोर ओवर इसमें 15 घंटे का वेक्टर कैलकुलस इज नॉट एडेड एज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ध्यान देना, ये जो 15 घंटे का जो क्लास है मैं कवर करूंगा एज अ कंसेप्ट ऑफ ईएमएफटी के अंदर। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसका मैं श्री गणेशाय ही जो करने जा रहा हूं वो किससे करने जा रहा हूं, वेक्टर कैलकुलस से कर रहा हूं। तो अगर आप गेट के सिलेबस से अगर मैच करेंगे मेरी वीडियोस को तो 70 घंटे तो ठीक है, एक्सक्लूडिंग वेक्टर कैलकुलस है। लेकिन अगर 15 घंटे आप वेक्टर कैलकुलस को इंक्लूड कर लेंगे तो पता चलेगा मैथमेटिक्स मैंने कवर किया है 85 आवर्स में। बट कीप वन थिंग वेरी श्योर कि 70 घंटे का लेक्चर जो है आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पार्ट में मिलेगा और 15 घंटे का लेक्चर जो है वो ईएमएफटी के पार्ट में मिलेगा। अब बच्चों के दिमाग में रहता है ऐसा क्यों सर, रीजन ये है ईएमएफटी को अगर आपको वाकई में एक एक नंबर अचीव करने के लिए मेहनत करना है तो आपको वेक्टर कैलकुलस से डील नहीं, फील करना है। और वो तभी ही पॉसिबल है जब मैं एक कोहेरेंसी के साथ, एक सीक्वेंस के साथ सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस के एक एक पार्ट को क्लियर करूं। लाइन इंटीग्रल क्या है, अरे लाइन इंटीग्रल 3 टाइप के तो लाइन इंटीग्रल होते हैं। सरफेस इंटीग्रल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस सॉलिनॉइडल हो गया सर, डाइवर्जेंस फ्री हो गया, सोर्स नहीं, फिजिकली फीलिंग। कर्ल क्या है कि एक वेक्टर को आप कर्ल फ्री कब बोलते हो फिजिकली, एक वेक्टर में कर्लिंग का फंडामेंटल कब आता है,
सिमिलरली इतने हर एक टाइप के एंगल्स को प्रॉपरली समझने के लिए नॉट ओनली इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन द सिलेंड्रिकल एज वेल एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने इसको उठा के लेके गया है EMFT में। एंड एट लास्ट आई विल बेट यू कि EMFT आप मेरे सीक्वेंस से पढ़ेंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस एंड देयर आफ्टर डिटेलिंग ऑफ द मैक्सवेल, देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरा का पूरा कहानी, और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, यू विल बी गेटिंग द 100% मार्क्स फ्रॉम द EMFT। बट फॉर द टाइम बीइंग कीप इन माइंड 70 घंटे जो होंगे मैथ्स में इंक्लूड होंगे और 15 घंटे जो EMFT में इंक्लूड होंगे, लेकिन आपके गेट के सिलेबस में ये दोनों के दोनों एक जगह एज अ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिए हैं। और अगर मैं उन दोनों को क्लब करूं तो मैंने टोटल अपना सिलेबस 85 घंटे में कवर किया। इन फ्यूचर में कभी भी इस 15 घंटे के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, तो जो भी मैं रेफरेंस लूंगा वो 70 आवर्स का ही लूंगा, क्योंकि ये 15 घंटे आज के बाद से मेरे EMFT के पार्ट होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ वीडियोस देखता हूं कि सर आपने 70 घंटे को कितने पार्ट्स में आपने बांटा है, तो लगभग मैंने इसको 94 नंबर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वीडियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बच्चे को ये रहता है कि सर अगर आपने 94 पार्ट्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसके पीछे बेसिक रीजनिंग क्या है, आपने इतना ज्यादा टुकड़ा क्यों किया है? रीजन बनता है, देखो अगर मैं स्टार्ट करता हूं मैट्रिक्स या फिर लीनियर अलजेब्रा, तो मैंने ट्राई ये किया है कि उसके जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हो सकते हैं उस पे एक वीडियो हो और उस वीडियो पे बेस्ड प्रीवियस ईयर गेट के प्रॉब्लम्स का एक दूसरा वीडियो हो। लाइक रैंक मेरा एक अकेला वीडियो होगा और रैंक से कुछ 7 से 8 सॉल्व किए हुए गेट के प्रीवियस इतिहास के प्रॉब्लम का दूसरा वीडियो होगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा थ्योरी पे एक वीडियो होगा और उसके प्रीवियस इतिहास में आए हुए गेट के प्रॉब्लम्स पे एक दूसरा वीडियो होगा। सिमिलरली आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे एक वीडियो होगा और उसके प्रीवियस गेट से आए हुए इतिहास के प्रॉब्लम के दूसरे वीडियो होंगे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी में देख सकते हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक अलग वीडियो होगा और उससे रिलेटेड गेट प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम अगर आए हुए हैं तो, नहीं आए हुए तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का एक दूसरा वीडियो होगा। सिमिलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा थ्योरी डीप अंडरस्टैंडिंग का एक अलग वीडियो होगा और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल गेट में प्रॉब्लम आए हुए हैं उसका एक अलग वीडियो होगा। तो यार मैंने तो केवल जनरलाइज किया कुछ 2 या 3 टॉपिक से, लेकिन मेरा बेसिक इंटेंशन ये रहा है कि मैं एक टॉपिक कवर करूं, उस टॉपिक से रिलेटेड गेट के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम कवर करूं और वो भी 2 अलग अलग वीडियोस में कवर करूं। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर ऑफ बाइफिकेशन तो बनता है 94। इससे कल के दिन आपको कई फायदे होंगे, जैसे कि कई बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो उसको ये लगता है कि सर लास्ट में अगर मैं इस टॉपिक का रिवीजन करके जाता बिफोर द गेट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी। तो आपके पास अगर वीडियोस का सेगमेंट टॉपिक वाइज हो और उसके न्यूमेरिकल्स अगर नीचे में एक अलग वीडियो बने हो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू लाइक एनीथिंग। दूसरी चीज, अगर बच्चा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक की स्टडी करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके पास एक प्रॉपर लेआउट होगा कि सर ये स्पेसिफिक टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो नंबर पे है, तो वो सीधे जाके उसको एनालिसिस करता है या कर सकता है। रादर एक बड़ा वीडियो हो और उसमें 2 या 3 टॉपिक मर्ज हो। तो मैंने ये ट्राई किया है कि अवॉइड हो। ठीक, 94 पार्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली क्या है वीडियोस के टुकड़े हैं। शुरू के वीडियोस आपको बड़े मिलेंगे, रीजन भी बनता है शुरू के वीडियोस बड़े मिलने के पीछे रीजन ये है कि वो कोई टॉपिक नहीं था, मैं बेसिक्स डील कर रहा था। लाइक बेसिक्स ऑफ ग्राफ में मैंने लाइंस के बारे में बात किया, मॉड्यूलर फंक्शंस के बारे में बात किया, एक्सपोनेंट के बारे में बात किया। तो कहीं ना कहीं ये किसी टॉपिक से ओरिएंटेड मैंने टॉपिक कवर नहीं किया था, तो मैंने उसको एक्सक्लूसिवली बड़े वीडियोस कवर किए हैं। लेकिन जैसे ही आप गेट के अलाइन होकर टॉपिक्स कवर करते हैं तो मैंने उसको प्रॉपरली टाइप्स ऑफ किस में बांटा हुआ है, अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैं ये देखता हूं कि लगभग मैंने टाइम कितना स्पेंड किया है, तो इस 70 घंटे का 70% मैंने लगभग स्पेंड किया थ्योरी में और 70 घंटे का लगभग 30% मैंने स्पेंड किया है न्यूमेरिकल्स में। 70 घंटे का 70% लगभग 49 आवर्स यू आर गोइंग टू स्टडी द कोर थ्योरी। कोर थ्योरी का मतलब मैं यहां एक भी न्यूमेरिकल काउंट नहीं कर रहा जिसको मैंने प्रैक्टिस के लिए भी लिया है, मैं थ्योरी बोल रहा हूं, दैट मीन्स कोर थ्योरी। तो मैंने 49 घंटे के आसपास लगभग थ्योरी पे स्पेंड किया है और 21 घंटे के आसपास लगभग मैंने न्यूमेरिकल पे स्पेंड किया है। और एक चीज ध्यान देना, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाट थ्योरी। क्योंकि बच्चा मैंने ये देखा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, उसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मतलब समझ में आता है कि पहले क्वेश्चंस देखो, उससे कुछ एनालिसिस करो और उसके बाद थ्योरी पढ़ो। गलत कर रहे हो बच्चा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आप बाकी के कोर सब्जेक्ट में
फीलिंग के शायद कुछ टॉपिक छोड़ दोगे या फिर कुछ टॉपिक पूरा ही छोड़ दोगे। तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैंने थ्योरी को एम्फेसाइज किया है, लेकिन थ्योरी को एम्फेसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है वो लोअर साइड में रखे हैं। इस पे भी लगभग मैंने 21 घंटे का टाइम दिया है। तो अगर मैं देखूं पूरे के पूरे कितने घंटे के लेक्चर में, पूरे के पूरे अगर मैं देखता हूं 70 घंटे के लेक्चर में 21 घंटे लगभग मैंने न्यूमेरिकल्स को दिया है और लगभग 300 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। द वर्ड इज अप्रोक्सीमेटली, आई कैन नॉट से, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल है, मैंने लगभग ही लिखा हुआ है डेटा। 300 न्यूमेरिकल में लगभग 180 जो है न्यूमेरिकल्स वो गेट के हैं और लगभग 120 न्यूमेरिकल जो है वो नॉन गेट के हैं। इसके पीछे भी मेरी फिलॉसफी रही है कि आपने ये कैसे पिक किया। सर कई ऐसे टॉपिक रहे हैं जिसमें गेट के इतिहास में प्रॉब्लम्स की वैरायटी अच्छी रही नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कल के दिन अच्छा प्रॉब्लम बन जाए, तो मेरे को तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे डिजाइन प्रॉब्लम ही क्या करने होंगे, पिक करने होंगे और वहीं से एस्टिमेट करना होगा, एलोबोरेट करना होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर मैं लिमिट्स ऑफ टू वेरिएबल या फिर मैं बात करता हूं मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल या फिर मैं बात करूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इससे प्रॉब्लम आपके गेट के इतिहास में ज्यादा नहीं दिखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल गेट के क्वेश्चंस कर लोगे तो ये जो आपका ग्रे सेगमेंट है वो कंप्लीटली कवर होगा। तो इसको मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ ही कवर करना होगा। ऐसे कई अलग अलग टॉपिक है जिसमें मुझे लगता है कि प्रॉब्लम अच्छे फ्रेम हो सकते थे लेकिन नहीं हुए हैं, उसको किया गया है बाई टेकिंग द डिजाइन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 120। सिमिलरली इन एडिशन विद दिस मैंने 180 के आसपास गेट के प्रॉब्लम लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट है ये कहां से लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर कोर्स वर्क अगर डिजाइन किया है तो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं लिए हैं। मैंने क्वेश्चंस को पिक करने का एक बेसिक फंडामेंटल रखा था और वो है मेरिट ऑफ द क्वेश्चन। जहां आपको क्वेश्चंस का मेरिट अच्छा मिला है तो मैंने ये भी नहीं सोचा है कि वो प्रॉब्लम बायोटेक्नोलॉजी से आया है या फिजिक्स से आया है। ध्यान देंगे गेट फिजिक्स में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये तो पता है। तो मैंने केवल क्वेश्चन जो पिक किया है उसके मेरिट के हिसाब से पिक किया है। तो कोई ये ना सोचें कि यहां मैंने जो क्वेश्चन लिया है केवल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है। मैंने क्वेश्चन तो इतने में से कोई से भी ब्रांच से पिक किया है। देख रहे हैं ये अलग अलग ब्रांच दिख रहा है। एनीवेज आई एम गोइंग इनटू द डिटेल पार्ट ऑफ इट। और यहां गेट के क्वेश्चंस भी जो लिए हैं मैंने तीनों टाइप के लिए हैं। तीनों टाइप का सेंस यहां क्या है, मैंने इजी क्वेश्चन भी लिए हैं जो बहुत कम लिए हैं, मीडियोकर क्वेश्चन भी लिए हैं और लास्ट में टफ क्वेश्चन भी लिए हैं। रीजन ये है केवल टफ क्वेश्चन अगर मैं लेना चालू करूं तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे यू लूज योर कॉन्फिडेंस, पहली चीज। दूसरा, इजी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप इजी क्वेश्चन अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं आपके बोर्ड में तो देखते ही आप भाग गए। इजी क्वेश्चन में भी मैंने कंसेप्ट डील करने की कोशिश की है। मैंने ये ट्राई किया है कि हर एक क्वेश्चन विल हैव इट्स ओन कंसेप्ट, कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। थ्योरी तो एक्सक्लूसिवली पढ़ रहे हो लेकिन न्यूमेरिकल भी मैंने ऐसे पिक किए हैं और इस तरीके से डील किए हैं कि हर एक न्यूमेरिकल आप कुछ सिखा के जाएगा। तो आप इसमें से कुछ भी स्किप मत करना। तो वन थिंग इज क्वाइट क्लियर, 180 number of questions have come from all of the branches. Either it includes electrical, electronics, civil, mechanical, biotechnology, physics, whatever it might be. एंड ऑफ द डे मेरे को मतलब था आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करना सच दैट यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर गेट। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अग्रीड। नाउ मेरा अप्रोच क्या होगा, ध्यान देना। तो मेरा अप्रोच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को डील करना नहीं होगा, फील करना होगा। देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैं एक्चुअली में जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहां कहां प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। कल के दिन अगर आप मैट्रिक्स का फिजिकल फंडामेंटल या फिजिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं किए हैं तो एक पूरा का पूरा जो टॉपिक है जिससे 2 मार्क्स श्योर शॉट आने जा रहा है, स्टेट स्पेस, शायद उसमें आप 2 मार्क्स की बलि चढ़ा लें। सिमिलरली द सेम कंसेप्ट्स लाई बिहाइंड द नेटवर्क एनालिसिस का 2 पोर्ट एनालिसिस। ठीक है, तो यार अगर मेरे को यह पता है कि मेरे को कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क एनालिसिस में इसकी जरूरत कहां कहां पड़ेगी तो उन सब रिक्वायरमेंट को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है ड्यूरिंग थ्योरी इटसेल्फ। छोटा एग्जांपल और देता हूं, अगर नेटवर्क एनालिसिस में आप ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं नेटवर्क में जो पढ़ोगे वो एप्लीकेशन पार्ट होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में उसका डिटेल्ड स्टडी करोगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कहां से हुआ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर ही क्यों हुआ। और कई लोगों को तो यही पता नहीं होता कि RLC जो एलिमेंट है वो क्या है, लीनियर एलिमेंट। वो केवल इसलिए है क्योंकि RL और C का जो नेटवर्क है केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना सकता है। सिमिलरली
एप्टीट्यूड में आएंगे तो प्रोबेबिलिटी का पार्ट। तो मुझे पता है कि मैथ्स का पेन कहां कहां लाई करता है। ये तो मैंने केवल ट्रेलर के लिए 3-4 पार्ट दिए हैं। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं वहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। तो यहां देख के समझ में आ रहा है मैट्रिक्स का पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट और यहां प्रोबेबिलिटी का पार्ट, वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जगह पेन देने जा रहा है। तो उस पेन को मैंने ऑलरेडी एड्रेस किया है थ्योरी इटसेल्फ। तो आपको शायद वहां जाके कुछ नया ना मिले। मैंने ट्राई किया है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैंने इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ले लिए हैं, 1-2 आरएलसी सर्किट का। सिमिलरली कंट्रोल सिस्टम में स्टेट स्पेस के लिए आप जो इन्वर्टिंग करेंगे, रैंक निकालेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स निकालेंगे, वहां शायद फील ना करो। लाइक कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी पढ़ोगे आप कहां कंट्रोल सिस्टम में, तो फील नहीं कर रहे हो कि आपने कंट्रोलेबिलिटी में क्या बनाया है, मैट्रिक्स बनाया है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होने से वो नॉन कंट्रोलेबल है। लेकिन उसकी फीलिंग कहां आएगी? नहीं आएगी ना, जब तक मैं उस चीजों को मैथ्स में प्योरली डील ना करूं। तो मैंने मैथ्स में ट्राई किया है कि जहां जहां पेन है उसको आप पहले से गेन कर लें। कहां से? ऑब्वियसली एज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक, दिस इज ऑल्सो डन। तो मैं डील करने जा रहा हूं, डील नहीं करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू फील द मैथमेटिक्स विथ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इट्स न्यूमेरिकल अप्रोच। ठीक, आगे ध्यान देंगे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं मैथ्स में कवर नहीं कर रहा। अगर बाय द वे आप सिलेबस उठा के देखेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो एक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो कवर होगा सिग्नल सिस्टम में, और दूसरा है ट्रांसफॉर्म थ्योरी इंक्लूडिंग फोरियर सीरीज। ट्रांसफॉर्म थ्योरी में 3 टाइप के ट्रांसफॉर्म आएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, और सिमिलरली सीरीज में एक फोरियर सीरीज का पार्ट आएगा। ये सब के सब जो कंपोनेंट है वो कहां कवर होंगे? सिग्नल सिस्टम में कवर होंगे। प्रोबेबली मेरी क्लास होगी या फिर रेणु सर की क्लास होगी। ट्रांसफॉर्म थ्योरी में रेणु सर की क्लास होगी, फोरियर सीरीज में रेणु सर की क्लास होगी, शायद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन विल बी माइन पार्ट, और वो कवर होगा सिग्नल सिस्टम में। तो ये कंफ्यूज ना रहेंगे कि सर ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे समझ में आता है सिग्नल में कवर होना चाहिए, तो मैंने उसको कहां रखा है? सिग्नल में रखा है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। अब ध्यान देना, यहां ध्यान देना, एक और हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट रखा है आप इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो है इनपुट्स। देखिए, अगर आप हमारे प्रोडक्ट के बायर हैं या फिर अगर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली हम आपके क्या रहेंगे? फ्रीक्वेंट कनेक्ट में रहेंगे। रीजन, वी आर रनिंग अ गेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स, और हम लोगों ने लगातार रिजल्ट प्रोड्यूस किया है फिजिकल क्लासेस में। तो ये हमारा बेसिक इंटेंशन होगा कि कैसे भी सॉफ्ट क्लासेस में या वीडियो क्लासेस में भी हमारे बच्चे का तगड़ा रिजल्ट आए, और वो तगड़ा रिजल्ट तभी आएगा जब हम आप लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। डेफिनेटली वी विल बी इन कांटेक्ट। और अगर बाय द वे आप लोगों से अगर कुछ इनपुट्स मिलते हैं कि सर इस टॉपिक में इस टाइप के प्रॉब्लम में थोड़ा डाउट आ रहा है, आप इसके लिए कोई एडिशनल वीडियोस बना सकते हैं क्या, या फिर इस टॉपिक में मेरे को सर थ्योरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस पे एडिशनल वीडियोस बना सकते हैं क्या, तो क्वेरी के हिसाब से वी आर गोइंग टू रिलीज द एक्स्ट्रा वीडियो पार्ट ऑफ इट। तो इतने वीडियो तो आपको मिल ही रहे हैं, इतने वीडियो का मतलब 70 घंटे की वीडियो तो मिल ही रही है। उस 70 घंटे के अलावा भी we are very comfortable to release the additional videos। तो कल के दिन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, प्रोबेबली नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता आएगी, अगर आती है सो वी आर वेरी हैप्पी टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। सो अगर है कोई डाउट तो वो भी चला जाएगा। नेक्स्ट, मैंने जैसे पहले भी बोला कि कायदे से आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स केवल एज अ सोल सेपरेट सब्जेक्ट की तरह डील ना करो। दिस सब्जेक्ट हैज देयर exclusive impacts on the different topics like here और वेक्टर कैलकुलस तो छोड़ ही दो, वेक्टर कैलकुलस इज EMFT। ठीक, तो वहां भी इसका मजेदार क्या मिलने जा रहा है? आपको रिलेशन मिलने जा रहा है। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट हूं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरा फ्लेवर तो इंजीनियरिंग का होगा ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब ये हुआ सर आप पढ़ा तो इतना दिए, लेकिन हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर मैं भी होता, अगर किसी का प्रोडक्ट बाई करता या किसी से पढ़ता, तो लगता सर आप तो पढ़ा के निकल लिए, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस कहां से करूं? तो प्रैक्टिस के लिए विल बी प्रोवाइडिंग अ बुकलेट विच कंटेन्स 1200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 1200 क्वेश्चंस में से लगभग 180 क्वेश्चंस जो है मेरे बुकलेट से लिए गए हैं, वो अगर निकाल दो तो लगभग बचते हैं 1000 के आसपास क्वेश्चंस। वो 1000 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं बुकलेट से, आई एम श्योर अबाउट इट, आपका जो क्लास है मेरे को लगता है वहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा। इन एडिशन विद दैट, अगर आप ये 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं, यू विल बी वेरी थरो अबाउट योर प्रैक्टिस ऑल्सो। अब ये मजेदार फैक्ट है, 1200 क्वेश्चन आए कहां से सर? यार देखो,
1988 से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आईटी के हर एक क्वेश्चन उठा लिए हैं टिल 2019 आपके बुकलेट में है, और वो लगातार अपडेट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपके बुकलेट में तो हैं, लेकिन कई ऐसे भी ब्रांच हैं जिसमें यूजुअली कोई वर्कआउट ही नहीं करता। जैसे कोई मैं पूछूं बायोटेक्नोलॉजी, भैया मैथ्स है उसमें, क्वेश्चंस काहे पिक नहीं किए जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। सिमिलरली एई क्या है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, भाई इसमें भी गेट के मैथमेटिक्स का पार्ट है, अब क्यों पिक नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर, सिमिलरली ईवाई, जीजी, जियोफिजिक्स, मेटलर्जिकल साइंस, पीई, पीएच, फिजिक्स, एमएन, माइनिंग, स्टैटिस्टिकल, सिमिलरली लाइफ साइंसेस, सिमिलरली टेक्सटाइल एंड फैब्रिकेशन। तो आप यहां से क्वेश्चंस क्यों पिक नहीं किए। आप टेंशन मत लो, मेरे बुकलेट में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैंने ये ट्राई किया है कि 2014 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस जो कहाँ आए हुए हैं, अलग अलग ब्रांचेस में आए हुए, मेरे को कोई मतलब नहीं वो ब्रांच जो है फिजिक्स है कि मैथमेटिक्स है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस मेरे सिलेबस के अलाइन है या नहीं, अगर हैं तो क्वेश्चंस वहां से भी मिलेंगे। तो ये पूरे के पूरे इतिहास के क्वेश्चंस और इसमें कुछ रिसेंट 5 से 6 ईयर के क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे बुकलेट के पार्ट होंगे। तो और क्या चाहिए। मोरओवर मुझे अभी पहले भी बोला कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मुझे लगते हैं कि जिसमें अभी गेट ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट नहीं किए, जो एक्सपेक्टेड है कल क्रिएट होंगे उसको मैंने डिजाइन करके डाला है। जैसे कि इसमें मैंने लिमिट फॉर द 2 वेरिएबल, मैक्सिमम, मिनिमा, प्रोबेबिलिटी, और सिमिलरली अगर न्यूमेरिकल मेथड्स में जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल मेथड्स जहां क्वेश्चंस बहुत रेयर आए हैं या फिर कम आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जहां क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, रेयर आए हैं, लाइक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वाला पार्ट, तो वहां क्वेश्चंस मैंने क्या किया है, डिजाइन करके डाला है। तो कल के दिन मैं केवल गेट में अपने आप को बाउंड नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन ये है कि अगर गेट ने पूरे के पूरे एंगल ऑफ क्वेश्चंस को कवर नहीं किया तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। तो आपको बुकलेट में ये मिलेगा। तो बुकलेट लगभग ऐसा होगा आपका, ये आपका बुकलेट है। दिस इज व्हाट द बुकलेट ऑफ योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें लगभग हैं 150 के आसपास पेज, और ध्यान देना इसमें केवल क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर की है। और मुझे श्योर हूं यू डू नॉट रिक्वायर द सॉल्यूशन ऑफ द एनी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर किया है किसमें, इसमें जो टफ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ कवर कर लिया है। तो यार, और ऑन एवरेज एक पेज में मुझे दिख रहा है 8 से 9 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो लगभग 1200-1300 क्वेश्चंस तो हो गए। तो इतना अगर आप बुकलेट कर लेते हैं तो आई एम मोर देन श्योर कि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर। और यूजुअली मैंने ये देखा है कि किसी ने भी इस पर्टिकुलर ब्रांच पे वर्कआउट नहीं किया है, ऑल्दो वहां से गेट के अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, जो आपके पार्ट में मिलेंगे यहाँ। ठीक, तो मैंने अपना अगर देखूं मैं लिस्ट आउट कि कहां से मैंने क्वेश्चंस पिक किया है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, मैथमेटिक्स, इकोलॉजी, जियोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, माइनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर आप जाएंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिकल साइंसेज में, तो इनके गेट के पेपर में केवल मैथ्स आता है, और इनके मैथ्स का सिलेबस हमारे मैथ्स के सिलेबस से बहुत अलग है। डेफिनेटली आपके तो 9 से 10 सब्जेक्ट गेट के सिलेबस बनाते हैं, इनका केवल मैथमेटिक्स गेट का सिलेबस बनाता है, तो इनका सिलेबस तो वास्टली डिफरेंट होगा। लेकिन इनमें से वही क्वेश्चंस ही पिक किए गए हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में हो, दैट इंक्लूड्स विद द पीएच। तो यहां अगर कुछ उटपटांग क्वेश्चंस आए हैं जो मेरे गेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के पार्ट नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है। सेम अप्लाइज विद द सीएस एंड आईटी। कंप्यूटर साइंस और आईटी में आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगा जो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, मैंने बिल्कुल रिमूव किया। तो ध्यान देना, यहां से डेटा पिक किया गया है, लेकिन मेहनत करके पिक किया गया है कि कौन सा डेटा कायदे से मेरा पार्ट ऑफ बुकलेट होना चाहिए और कौन सा डेटा मेरा पार्ट ऑफ बुकलेट नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज, यू विल बी मोर देन हैप्पी वंस यू विल सी द बुकलेट। नेक्स्ट, आपका जो वीडियो होगा, वीडियो में डिटेल नहीं लिखा होगा। जब आप वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 केवल वीडियोस के सामने थंबनेल के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। बट हाउ विल यू नो कि कौन सा वीडियो कौन से टॉपिक को रिफर करता है? उसके लिए आपके बंडल के साथ एक वर्ड फाइल आएगा,
और उस वर्ड फाइल में प्रॉपर एक मैपिंग होगी कि लेक्चर 1 जो है स्टैंड्स फॉर विच पर्टिकुलर टॉपिक, लेक्चर 2 स्टैंड फॉर विच पर्टिकुलर टॉपिक, लेक्चर 3 स्टैंड्स फॉर विच पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक फेयर जायजा ले लें, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी किया है, जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आप एक ग्रीन स्क्रीन में एक पूरा का पूरा लेसन प्लान होगा कि आज उस वीडियो में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो खोल के तो देखना पड़ेगा, और वीडियो खोल के देखना पड़ेगा, सो इट मे टेक टाइम। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड फाइल आप प्रीफर कर लेंगे, यू विल हैव द फेयर इनफ आइडिया कि कौन से नंबर ऑफ वीडियो में कौन सा लेक्चर या कौन सा टॉपिक डील हो रहा है, ठीक। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन, ठीक। अगर बाय द वे ये देखें कि ऑफिशियली मैथ्स का इंक्लूजन गेट के सिलेबस में हुआ कब, तो गेट के सिलेबस में ऑफिशियली मैथ्स का इंक्लूजन लगभग 2006 के आसपास हुआ है। लेकिन 2006 से पहले भी जब मैथ्स आपके सिलेबस में नहीं थे, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे वो लिमिट्स हो, चाहे वो कुछ इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम हो, या डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रॉब्लम हो, या प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम हो। तो ऑल्दो ऑफिशियली 2006 के आसपास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके गेट के सिलेबस का पार्ट हुआ था, किसी भी ब्रांच के बारे में बात करूं, बट लेकिन मैंने ये ट्राई किया है कि अगर उससे पहले भी अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन अगर दिख गया आपके इस कोर सब्जेक्ट के पेपर में, तो मैंने वो क्वेश्चंस को पिक कर लिया है। ऑल्दो ऑफिशियली 2006 से पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस इटसेल्फ, ठीक। अब मैं बात करता हूं बुक। वैसे मुझे नहीं लगता कि बुक की कोई नीड है। अगर मैं वीडियोस डील कर रहा हूं तो मैं पूरा का पूरा डिटेल्स के साथ डील कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स के साथ डील कर रहा हूं। लेकिन इफ एट ऑल द बुक इज नीडेड, BS ग्रेवाल इज वन ऑफ द वेरी गुड बुक, लेकिन वहां प्रॉब्लम लेंथी है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत तगड़ा बुक है। लेकिन मैं ये बोलूंगा HK10 थोड़ा सा अलाइन करता है किसकी तरफ, गेट की तरफ। प्रॉब्लम बहुत बड़े नहीं होते, बड़े लेंथी नहीं होते, छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, ट्रिकी प्रॉब्लम होते हैं। सो यू कैन यूज HK10। अगर BS ग्रेवाल है वेल एंड गुड, बट प्रोबेबली यू कैन हैव HK10। अग्रीड। एक चीज मैं और भी सजेस्ट करूंगा, ये जो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया है, ये पूरा का पूरा डिटेल जो दिया है, आप ये प्ले स्टोर से जाके अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कर लेना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर फ्री आप सर्च करेंगे तो कई ऑप्शन आएंगे, उसमें से ये जरूर देख लेना दैट प्रोडक्ट इज डेवलप्ड बाय साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। और जो सिंबल आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा, लोगो, वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जरूर इंस्टॉल कर लेना। और उसमें एक जो फंक्शन है वो है 2D कर्व ड्रॉ का, वो जरूर अच्छे से ड्रॉ करना सीख लेना। उससे फायदा क्या होगा, इसमें बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जो 2D कर्व ड्रॉ है ना, 2D कर्व ड्रॉ, वो जरूर अच्छे से क्या कर लेना, एक बार एनालिसिस कर लेना। उससे फायदा क्या होने जा रहा है, कल के दिन ऐसे टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का फंक्शन, लिमिट्स का कंसेप्ट, वो अच्छे से आप फील कर पाओगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, x³ + 3x² + 2x + 1 अगर ये फंक्शन है, मैं पूछूं इसका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है। अगर बाय द वे आपने निकाल लिया, वो तो छोड़ दो, आपने एक टेंटेटिव कर्व भी निकाल लिया, कुछ ऐसा टेंटेटिव कर्व भी निकाल लिया, लेकिन अगर ये कर्व आप किसी सॉफ्टवेयर में फीड करो और वो कर्व आपके एक्चुअल कर्व जो आपने मैथमेटिकली सॉल्व किया था के बाद निकाला था, अगर मैच कर जाए तो आपका कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूंगा हर एक फंक्शंस के साथ एटलीस्ट इन मैक्सिमम मिनिमा, एटलीस्ट इन लिमिट्स, एटलीस्ट इन कंटिन्यूटी, एटलीस्ट इन डिफरेंशिएबिलिटी, आप हर एक फंक्शन का इस कैलकुलेटर के थ्रू कर्व जरूर ड्रॉ करो। तो आपको और मजेदार समझ में आएगा कि कायदे से वाकई में कर्व जो था, इसके दो क्या थे, एक्सट्रीमास थे या फिर एक मैक्सिमा। आपको कैलकुलेटर में एग्जैक्ट बताएगा ना कि एक्सिम बाय द वे -3 और 0 हो सकता है, मैग्नीट्यूड 2 0, तो आप और अच्छे से फील कर पाओगे। तो मैं ये जरूर बोलूंगा, आंख मूंद के मैक्सिमम मिनिमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स में आप इसका यूज करें ही करें, ठीक। इससे बेनिफिट भी एक चीज होने जा रहा है, इसमें एक एब्सोल्यूट फंक्शन भी है, ध्यान देना, इस कैलकुलेटर में एक एब्सोल्यूट फंक्शन भी है। एब्सोल्यूट फंक्शन इस कैलकुलेटर का मतलब होता है मॉडुला। इसका मतलब आप इस कैलकुलेटर में mod of x + 1 को भी ड्रॉ कर सकते हो ग्राफिकली। तो मुझे नहीं लगता कि 2D कर्व अगर ड्रॉ कर लेने के बाद आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में मैं जो समझा रहा हूं और आप खुद ड्रॉ करके देख रहे हैं कैलकुलेटर में, उसके बाद कुछ भी टेंशन बच जाएगा, यू विल बी मोर देन सेटिस्फाइड। जैसे ये पार्ट होता है, विल गो इनटू द टेस्ट सीरीज, यार विल बी प्रोवाइडिंग योर टेस्ट सीरीज, अराउंड 6 नंबर ऑफ टेस्ट विल बी प्रोवाइडिंग एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सब गेट के लेवल के होंगे, हमको कोई भी बहादुरी नहीं दिखाने की कोशिश करना है। मेरे को ये पता है कि गेट के लेवल के यू विल बी हैविंग अ टेस्ट सीरीज, और अगर आप बुकलेट कर लेते हो, मेरे से पढ़ाई कर लेते हो, सो एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रोवाइड, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द टेस्ट सीरीज विद दिस पैकेज इटसेल्फ।
अब ध्यान देना, बात होती है डिटेलिंग, तो कुछ टॉपिक में मैंने जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम ली है। रीजन, वो टॉपिक मुझे लगता है थोड़ा वेटेज वाला टॉपिक है, वैसे बोलना गलत होता है वेटेज, लेकिन थोड़ा ऐसा टॉपिक है जहां बच्चा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। तो लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, चाहे वो रैंडम वेरिएबल का पार्ट हो, रैंडम प्रोसेस का पार्ट हो, मैंने अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स लिए हैं विद ग्रेड थियरी, या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पार्ट हो, बच्चों को पता ही नहीं होता कि कॉचीज इंटीग्रल है क्या और इसकी वैल्यू जीरो और नॉन जीरो होती क्यों है। सिमिलरली न्यूमेरिकल मेथड्स, तो कुछ ऐसे मैंने सब टॉपिक नहीं मार्क किए यहाँ पर, कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैंने ट्राई किया है कि उसको डिटेल में न्यूमेरिकल्स के साथ डील करो, एंड दैट आई हैव डन इट। अब बात होता है बुकलेट में आपने टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन किया कैसे है। तो मैंने ये ट्राई किया है कि एक टॉपिक को जितना ज्यादा टॉपिक ऑफ, जितने पार्ट ऑफ सब टॉपिक में बांट दूं। क्यों? रीजन बोलता हूं मैं, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैंने मैट्रिक्स में आपको रैंक डील कराया, उसके बाद आपके दिल में ये होगा यार सर रैंक तो डील हो गया, अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठा लूं। आपने बुकलेट उठाया, पता चल रहा है मैट्रिक्स के पूरे क्वेश्चंस एक साथ हैं, तो उसमें तो पहली बात आप रैंक के क्वेश्चन ही नहीं खोज पाओगे। खोजते खोजते मैं तीसरा क्वेश्चन लगा कि अरे तो मेरे से बन जाएगा, वो रैंक पढ़ने बैठा था बच्चा, वो पढ़ने लगा, और एंड ऑफ द डे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि यू नो द रैंक और शायद आपने कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ा हो। तो अगर बाय द वे एक दो क्वेश्चन उससे नहीं बनेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस पिक करने में जो टाइम लगेगा और जो कॉन्फिडेंस लूज होगा उसको मैंने बिल्कुल क्या करने की कोशिश की, साइड करने की कोशिश की है। और मैंने ट्राई किया है कि जितने भी आपके क्या हैं 10 के आसपास प्रिंसिपल टॉपिक हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक्स में बांट दूं। जैसे अगर मैं लीनियर अलजेब्रा को देखता हूं तो मैंने 7 अलग अलग टॉपिक में बांटा है इसको। क्या क्या है? पहला प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम, एंटी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स। दूसरा है डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक अलग सब टॉपिक है। एडजॉइंट और इनवर्स एक अलग सब टॉपिक है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एक अलग सब टॉपिक है। रैंक एक अलग सब टॉपिक है। होमोजीनियस एंड लीनियर इक्वेशन एक अलग टॉपिक है। कैली हैमिल्टन एक अलग टॉपिक है और जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग टॉपिक है, और वहां आपको उसी के ही प्रॉब्लम मिलेंगे। तो कल के दिन मैं रैंक पढ़ाया, मैं बोले एक काम कर भाई तू अब रैंक के क्वेश्चन लगा, तो आपके लिए लगाना बड़ा आसान है। कल के दिन मैंने पढ़ाया है आपको सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मैं बोलूंगा उसके क्वेश्चंस लगाना बड़ा आसान है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे सूट अप करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मिलेंगे वहीं के क्वेश्चंस, तो इससे ज्यादा अच्छे तो कुछ नहीं होंगे। वहीं के मिलेंगे, और कहां से मिलेंगे कहां से नहीं मिलेंगे ये बताओ? सब जगह से मिलेंगे। मीन वैल्यू थ्योरी में 3 मीन वैल्यू थ्योरी आपके सिलेबस में है, लेग्रांजेस, कॉचीज और रोलेस। तीनों को मैंने अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। तो रोलेस पढ़ रहे हैं तो रोलेस के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉचीज पढ़ रहे हैं तो कॉचीज के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एंड ऑफ द डे अगर मैं रोलेस का एक टॉपिक डील किया हूं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर रोलेस हो जाने के बाद आई वांट द क्वेश्चंस फ्रॉम द रोले इटसेल्फ, सो गो अहेड। सब में मैंने ऐसे किया। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 2 पार्ट में इसको बाइफरकेट किया है, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल। सिमिलरली न्यूमेरिकल मेथड्स में मैं अगर देखता हूं तो रूट्स फाइंडिंग मेथड भी कई हैं, वो चाहे बाइसेक्शन हो, चाहे वो सीकेंट हो, चाहे वो न्यूटन रैप्सन हो, यार तीनों को मैंने अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड किया है कि अगर प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन का है तो न्यूटन रैप्सन का हो, बाइसेक्शन का है तो बाइसेक्शन का हो। उस लेवल तक जाके हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग टॉपिक सब टॉपिक को बाइफरकेट किया है कि एंड ऑफ द डे यू विल हैव वेरी मच कॉन्फिडेंट ओवर द बुकलेट की सर क्वेश्चंस बन रहा है। दैट इज व्हाट द नीड इट इज। और इतने क्वेश्चंस कर लेने के बाद और इतने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेने के बाद एंड ऑफ द डे you'll have very much confidence over the mathematics. Moreover, यहां ध्यान देना, कुछ वेटेज वाले टॉपिक अगर देखता हूं तो लीनियर अलजेब्रा हमेशा आता रहा है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये मान के चलना भैया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के हैं तो फ्री के मार्क्स हैं, 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है। और बाकी कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे। मीन वैल्यू थ्योरम यूजुअली इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम रहा है, मैक्सिमम मिनिमम लगभग मार्क्स देते रहे हैं, लिमिट्स भी देता रहा है, सीरीज थोड़ा सा कम रहा है, बट मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स हमेशा ज़्यादा रहा है इसका वेटेज। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँ कि वेटेज के टर्म्स में मत जाओ, मेरे वीडियोस को फॉलो करो, एट दैट्स इट। लास्ट एंड द लीस्ट कमेंट, फॉलो माई सिक्वेंस। अगर आप टुकड़ों में पढ़ाई करोगे तो नॉलेज आपको टुकड़ों में मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने इंटीग्रेशन पहले पढ़ा है और उस इंटीग्रेशन का यूज अगर बाय द वे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इंटीग्रेशन फिर से नहीं पढ़ा सकता। तो अगर आप इंटीग्रेशन से होते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फीलिंग शायद ना आए, और उस कंडीशन में आपके रिव्यूज खराब होंगे, आपका फंडामेंटल खराब होगा, आपका फीडबैक खराब होगा, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप स्टार्टिंग से इन तक देखो। आपको शायद ये भी लगे कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, गलत बोलते हो, आप पढ़ के देखो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा।
तो एंड ऑफ द डे अगर आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे, प्रॉबेबली आई एम मेकिंग यू श्योर कि आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसे पार्ट लिया, तो चलिए इसे शुभकामनाओं के साथ आप स्टार्ट करिए अपना पूरा का पूरा पैकेज। थैंक यू वेरी मच।